हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो डिटेल में आपको बताई गई है। क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। मेघालय में दोस्तों एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश के भी नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला यानी पीएम नाम, इसका आयोजन भारत के 197 जिलों में किया जा रहा है। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में भारत है टॉप पर। और स्वास मोबाइल ऐप अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में एक नई बर्ड की प्रजाति मिली है, सोंग बर्ड। ठीक है। अमेरिकी वायुसेना ने B-21 रेडर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और तेलंगाना में अभी एक स्टार्टअप है खेती नाम से, उसने 2022 का अर्थशास्त्र पुरस्कार जीत लिया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार इस बार के लिए डॉक्टर ओगिरत यूनान, डॉक्टर वालिद सलाबी और सोफिया शेख को मिला है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों ही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त दो बोथ आपका सही होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें तटस्थ रहने के लिए, इसकी वैल्यूज के बारे में बताने के लिए ये मनाया जाता है। पहली बार 2017 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जब भी कोई चीजें होती हैं, वोटिंग हुआ या किसी मुद्दे पर कोई आम सहमति हुई, तो अगर कोई देश, जैसे मान लीजिए किसी एक देश की कोई एक सरकार चल रही, कोई एक गवर्नमेंट चल रही, और वो संयुक्त राष्ट्र के किसी एक जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है उसको फॉलो कर रहा है, तो वही उस पर तटस्थ रहे। अगली सरकार चाहे भले ही चेंज हो जाए उस पर, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक जो हैं वो केवल ऐसा ना होना चाहिए कि सरकार बदले तो फिर सब कुछ बदल गया, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो बदल जाए। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव हैं, जिन पर जो निर्णय आए हैं, जिन पर जो सपोर्ट हुआ है, जिनके पक्ष में आपने वोटिंग करी हुई है, उन मामलों पर, उन मसलों पर आप तटस्थ रहें। ऐसा ना हो कि सरकार बदले तो आप चेंज हो जाओ। ठीक है, ऐसा ना हो। तो इसी वजह से ये चीजें की गई। आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आजकल के टाइम पर देख सकते हो, जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है। जैसे कि अमेरिका का दुश्मन अभी के टाइम पर ईरान है। ठीक है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है वगैरह, रसिया है। तो अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर जब सरकार चेंज हो, दूसरे कोई आए, तो फिर वो क्या करें कि ईरान से संबंध अच्छे कर लें। ठीक है, मतलब कि वो पूरा पूरा एक साथ कर ले। जो जो भी वोटिंग इनके खिलाफ जारी किए हुए हैं, जैसे किसी को आतंकवादी घोषित किए हुए हों, किसी को कुछ घोषित किए हुए हों, तो उनके खिलाफ वोटिंग करने लगे अगली सरकार है। तो इसमें क्या होगा कि फिर ये यूनाइटेड नेशन जो होगा ना, वो हो जाएगा कंफ्यूज कि भाई एक बार तो आप किसी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को और किसी पर्टिकुलर देश को आप ग्रे लिस्ट में डलवाते हो, ब्लैक लिस्ट में डलवाते हो, उसके बाद सरकार चेंज हो जाती है तो फिर आप बताते हो, नई खूबियां गिनाने लगते हो उसकी। तो ये ना हो, इसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया और रसिया का देख लो आप रिलेशन, कितना ज्यादा मजबूत रिलेशन है। तो ऐसा ना हो कि अब मान लो भारत में सरकार अगर बदले तो फिर और कोई आए तो वो रसिया का दुश्मन हो जाए। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें जो है होती हैं, प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो इसके लिए मनाया जाता है। अब अगला दिवस इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सली हेल्थ को कवर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का दिवस है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अप्रूव्ड भी है। इस बार की थीम है इसकी बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको यहीं से लिंक करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसी वजह से 7 अप्रैल का दिन आप याद रखेंगे, ये मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। क्लियर है? चलिए, तो 12 दिसंबर 2012 से इसकी हुई थी शुरुआत। अब दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी इस बार की थीम पूछी जाएगी, ये जरूर पूछी जाएगी क्योंकि बहुत ही छोटी थीम है, इक्वलाइज। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस
3 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस या इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, 5 को ही विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट डे है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 को, और 7 को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इस बार भारत आ गया है 5वें स्थान पर। पिछली बार भारत 9वें स्थान पर था, इस बार भारत 5वें स्थान पर है। हुरून के द्वारा ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की ये लिस्ट जारी की गई। इसमें भारत की इस बार दोस्तों 20 कंपनियां शामिल हो गई हैं और यही वजह है कि हम लोग 9th पोजीशन से हट करके अब आ गए 5वें पोजीशन पर। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे इंडिया मूव्स अप टू 5th प्लेस इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड वैल्यूएबल फर्म्स। इसको हुरून ने जारी किया है और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार भी टॉप पर बनी हुई है। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से। सेकंड पर अपने भारत की है कंपनी टीसीएस, थर्ड पर है एचडीएफसी बैंक। अच्छा, रिलायंस है तो टॉप पर भारत में, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक है 34वीं। और ओवरऑल अगर बात करें टॉप पर दुनिया में कौन है तो एप्पल है फर्स्ट पर, सेकंड पर है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पर अल्फाबेट है जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, फिर अमेजन है, टेस्ला है, ये सब वगैरह है। क्लियर, ये तो ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट आई। अभी मैंने 2 ऐसे ही और इंडेक्स के बारे में आपको बताया था। एक तो बताया था बीबीसी की, खास करके कहें तो विमेन की लिस्ट आई थी। एक तो बीबीसी की मोस्ट वैल्यूएबल मैंने पर्सन की आप बात करी थी, तो उसमें दोस्तों प्रियंका चोपड़ा थी, ठीक है ना, रोशनी नादर मल्होत्रा, ये सब वगैरह थी। टोटल 4 महिलाएं उसमें टॉप 100 में शामिल थी। यहां पर एक और मैंने लिस्ट बताया कुछ ही दिन बाद, फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट आई जो कि हर साल आती है। इसमें इस बार 6 भारतीय महिलाएं टॉप 100 में शामिल रहीं और हर बार की तरह इस बार भी निर्मला सीतारमण जी जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये टॉप पर रहे। इस बार उनकी रैंक रही 36वीं। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में केरल के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल या कहें कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है। यहां पर आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, केरला सीड फार्म डिक्लेयर एज ए फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। अच्छा, केरल के अलुवा में यह स्थापित किया गया है फार्म। अब केरल इसको लेकर के जल्द ही अपने जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर भी स्थापित करेगी। आपको अगर याद हो तो इस क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको मार्च में बताया था, मार्च 2022 में इसके बारे में जिक्र किया था मैंने। कार्बन तटस्थ के तरीकों को पेश किया था केरल ने और वो इस पर काम करना शुरू किया था और अब ये फाइनलाइज हो गया है। भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित हो चुका है, बन चुका है केरल के अलुवा में। ठीक है ना, अब देखो केरल आया है तो केरल के बारे में हम लोग पहले स्टैटिक जान लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट। तो इंडिया के मैप में आप देखोगे ना, केरल यहां पर है सबसे दक्षिण में यहां पर, ठीक है ना। तो ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? कर्नाटक से और तमिलनाडु से शेयर कर रहा है केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने ही अभी वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू करी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर झीलों की बात करें तो वेपनाडु कायल झील है। नेशनल पार्क में इडुक्कू वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली बहुत पूछा जाता है। पेरियार बहुत पूछा जाता है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम वगैरह यहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लियर, यहाँ पर जिलों की संख्या 14 है। विधानसभा में सीटें 141 हैं और लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें यहाँ से जाया करती हैं। केरल से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ रिवीजन पॉइंट। एक तो अभी केरल ने भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया था, केरल में ही किया गया था ये। इसके अलावा केरल की ही पीटी उषा है जो कि अभी राज्यसभा की सांसद बनी थी, नामित की गई थी। इनको दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। केरल पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल का अवार्ड भी जीता हुआ है। और मैंने आपको केरल के ही टूरिज्म से बताया था कि विमेन के लिए भी इसने एक योजना शुरू की है, ऑल विमेन योजना। ठीक है, इसके अलावा केरल को ही दोस्तों अभी जो अंतरराष्ट्रीय भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था दिल्ली में, उसमें केरल और यूपी को इस बार फोकस स्टेट घोषित किया गया था, यानी चुना गया था। केरल के कोच्चि में ही अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया। केरल राज्य भर में सोने की कीमत एक समान करने वाला, गोल्ड की जो प्राइस है वो बिल्कुल फिक्स करने वाला, एक समान रखने वाला
पहला राज्य बन गया है। केरल ट्रैक एशिया कप की भी मेजबानी करेगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप 3 स्टेट में केरल था टॉप पर। ठीक है, ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। इंडो इंडिया कारपेट, ये कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया गया? तो अभी इसका 39वां संस्करण आयोजित किया गया। इंडिया इंडो कॉर्पेट या इंडो इंडिया कॉर्पेट जो भी कहो आप, तो बेसिकली ये कॉर्पेट है। कॉर्पेट क्या होता है? कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग ये एक गश्त अभ्यास होता है। ठीक है, और भारत और इंडोनेशिया ही नहीं, ये बहुत सारे देशों के बीच में होता रहता है। एक प्रकार का गश्ती अभ्यास है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। ये कॉर्पेट जो है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि अभी सर कुछ दिन पहले तो आपने बताया था कि थाईलैंड के बीच में हुआ था, कुछ दिन पहले आपने बताया कि भारत और वियतनाम के बीच में हुआ, अभी आप कह रहे हो भारत इंडोनेशिया। तो ये होता किसके बीच में है? तो ये होता बेसिकली सबके साथ है। ये एक्चुअली में ना कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है। पेट्रोलिंग मतलब कि गश्त लगाना। तो कैसे समुद्र में गश्त लगाया जाए कि जाकर के, गश्त मतलब समझ रहे हो ना, निगरानी टाइप का, पेट्रोलिंग टाइप का। तो ये सभी देश की, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं नौसेना से, उन सभी के साथ होता है बारी बारी। तो लेकिन 2 बार होता है इंडोनेशिया का प्रत्येक वर्ष। भारत और इंडोनेशिया के बीच में प्रत्येक वर्ष 2 बार होता है, और ये इस बार का 39वां था। ठीक है, तो ये समुद्र में गश्त लगाने के लिए होता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर आप जानते हो कहां पर है? अंडमान निकोबार में। तो वहां पर जो अपनी इंटरनेशनल रेखा है, लाइन है, वहां पर ये हुआ। चलिए मैं इसको आपको वर्ड मैप में समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो यहां पर आप देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया कहां पड़ेगा? यहां पर आप आ जाओगे दक्षिण पूर्व की साइड में। तो मलेशिया आपको दिख रहा है, मलेशिया के नीचे सिंगापुर, सिंगापुर के नीचे ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका क्या? इंडोनेशिया। ठीक है ना? इंडोनेशिया में आप आओगे तो ये है जावा और ये है सुमात्रा। देखो, जावा और सुमात्रा 2 बड़े महाद्वीप है। वैसे तो बहुत सारे महाद्वीप हैं, ये सब के सब जो है ना, ये सब इंडोनेशिया के पार्ट हैं। आप अगर इंडोनेशिया का बॉर्डर देखना चाहोगे ना, तो यहाँ शुरू हुआ है, इधर ले लो आप, इधर नीचे कर लो। ठीक है, ये सब जो पड़ता है ये यहाँ तक, ये पापुआ न्यू गिनी का इससे बॉर्डर लगाता है, उसके इधर वाला जो पार्ट है ये सब आ जाता है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा इंडोनेशिया। अच्छा, जकार्ता इसकी थी राजधानी, थी बोले तो अब क्या हो गया है? अब दोस्तों इसने अपनी राजधानी कलिमंतन द्वीप पर कर लिया है। अच्छा, अभी यहां पर आपको दिख रहा है ना बाली, ये रहा बाली। बाली याद आ रहा है? बाली, बाली में ही अभी G20 समिट हुआ था 2022 का। ठीक है ना? तो अब इस बार तो भारत मेजबानी कर रहा है, अब तो इस बार तो भारत में ही होगा सब जगह। लेकिन पिछली बार वाला आपसे पूछा जाए 2022 का कहां पर किसने मेजबानी की थी, तो आप बताएंगे इंडोनेशिया के बाली में ये समिट हुआ था। इंडोनेशिया की भी जो करेंसी होती है ना, रुपया होती है, बशर्ते वो इंडोनेशियाई रुपया होती है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, और कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया कि ये पूर्वी कलिमंतन द्वीप हो गया है। तो अब इस रीजन में ना जो भी होगा एक्सरसाइज, देखो भारत और इंडोनेशिया जो है, अब ये सब जो है अंडमान निकोबार में आप आ जाओगे, ये रहा अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर इसके आसपास में ये लोग पेट्रोलिंग, ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडन हैजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी? तो दोस्तों बेल्जियम के स्टार फुटबॉलर एडन हैजार्ड ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये फुटबॉल से संन्यास ले लिए हैं, और क्योंकि इनकी टीम है वो फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है बेल्जियम, और इस वजह से निराश होकर के ये अब अपना जो खेल है वो अब रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। ये दोस्तों बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी थे अपने देश से, और इस वजह से यहाँ पर देखो रियल मैड्रिड ने क्या कहा है, ए पेज टर्न्स टुडे। ठीक है, एक अध्याय समाप्त हुआ एक प्रकार से। तो ये जो है 33 गोल किए हैं, 126 मैच खेले हैं इंटरनेशनल मैचों में बेल्जियम के लिए। 2008 में ये डेब्यू किए थे 17 वर्ष की उम्र में, और अभी ये संन्यास की घोषणा कर रहे हैं। फीफा विश्व कप आया है, क्विकली रिवीजन करेंगे हम लोग। फीफा विश्व कप अभी चल रहा है, 18 दिसंबर तक चलेगा, और ये कतर में हो रहा है। कहां पर? कतर में हो रहा है। इस बार का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है अपना बायजूस। ठीक है, भारत का बायजूस जो है ये है टाइटल स्पॉन्सर, इसको आप याद रखेंगे। पहली ये एडटेक कंपनी है, और भारत की भी पहली कंपनी है फीफा को स्पॉन्सर करने वाली। इसकी जो बॉल है, बॉल का नाम आप याद रखेंगे अल रिहाला। अल रिहाला जो है इसकी बॉल का नाम है, एडिडास ने बनाया है, ये पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा इस बार का जो मस्कट है वो है लाइब। क्या है? लाइब जो है वो मस्कट है इसका फीफा का। और क्या फीफा से याद रखना है आपको, 32 टीमें इस बार खेल रही हैं फीफा में। ठीक है, और फीफा जो है, फीफा के बारे में अगर पर्सनली हम लोग बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म। 1904 में पेरिस में हुई थी इसकी स्थापना, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख
स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। गियानी इन्फेंटिनो इसके हैं अध्यक्ष। अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? ये होगा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, बोले तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। ठीक है, कब होगा? 4 साल जोड़ दो 2022 से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु ने घोषणा करी है कि वो अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करेगा। ठीक है, यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे। एम.के. स्टालिन जो कि सीएम है तमिलनाडु के, इन्होंने लॉन्च किया है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन सेज स्टेट विल अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट अहेड ऑफ इंडिया। मतलब ये देश वाला जो है ना कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट, जो कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि भारत ने 2070 तक का लक्ष्य रखा है कि अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे हम लोग, तो उससे पहले ही ये लोग अपना ये टारगेट अचीव करेंगे। कौन लोग? भैया ये तमिलनाडु वाले। ठीक है, और ऐसे ही तो मुंबई ने भी घोषणा करी थी, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने भी घोषणा करी थी कि हम भी भारत सरकार के टारगेट से पहले करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जब ऐसे ही एक एक राज्य जल्दी जल्दी टारगेट अपना पूरा करेंगे तभी तो ओवरऑल पूरा का पूरा भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को पूरा कर लेगा। कार्बन न्यूट्रलिटी जिनको ना समझ में आ रहा हो उनको बता दें, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब कि हम लोग नेट जीरो एमिशन करेंगे। नेट जीरो एमिशन मतलब होता है कि हम लोग कार्बन का उत्सर्जन जो करेंगे ना ओवरऑल वो होगा जीरो। इसका क्या मतलब कि हम लोग कार्बन उत्सर्जित ही नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कार्बन तो उत्सर्जन होगा ही, लेकिन जितना उत्सर्जन होगा ना उतना हम लोग ऑब्जर्व करने वाला भी कोई ना कोई इक्विपमेंट, कोई ना कोई सिस्टम डेवलप कर लेंगे कि जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना वो लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, वो जो सिस्टम्स होंगे। तो क्या होगा? नेट क्या बचेगा? जीरो। मतलब जितना उत्सर्जित हुआ उससे ज्यादा अवशोषण हो गया कार्बन, तो ये नेट जो बचा वो जीरो बचा। इसीलिए हम लोग एक प्रकार से कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल मतलब यही ना, न प्लस न माइनस। ओके, तो 8 से 9 दिसंबर 2022 में एक अभी शुरू किया गया ये मिशन, घोषणा की गई चेन्नई में कि 2070 तक जो राज्य देश वाला लक्ष्य है उससे पहले प्राप्त कर लेंगे हम लोग। तमिलनाडु आया है, देख लो फटाक से। वैसे तो कल मैंने आपको इसके बारे में कई सारी चीजें बताई हुई हैं। तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। तमिलनाडु आप यहाँ पर देख पाओगे मैप में, नीचे है। ये अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से शेयर करता है। एम.के. स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के सीएम है, आर.एन. रवि गवर्नर है। इनकी आत्मकथा मैंने आपको बताई हुई थी और वही आत्मकथा आज क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कमेंट करके। पुलिकट, कलिवली, सिंगानलुरु ये यहाँ की झीलें हैं। गोइंडी नेशनल पार्क वगैरह है। भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम याद रखेंगे आप। चलिए, मैं बार बार इसको इसलिए बताता हूँ जिससे ना बार बार आपको हैबिट बन जाए, याद हो जाए एक प्रकार से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर नीलगिरी तहर जो है राजकीय पशु है, पन्ना कबूतर राजकीय पक्षी है, बचनाग या ग्लोरी लिली राजकीय पुष्प। अपनी भी किताब आई हुई है, इसको जिनको लेना है ले सकते हैं। अब ये जो आपका डिलीवरी चार्ज वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब डिलीवरी चार्ज अमेजन टीम से बात करके हम लोगों ने फिक्स करवा दिया है, तो अब आपको 49 रुपए फिक्स डिलीवरी चार्ज देनी होगी और आप इसे मंगा सकते हैं अपने पास। ठीक है, अपने घर पर अमेजन से ऑर्डर करेंगे तो आपको आपके पास ये किताब आ जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर है। ब्रह्मास्त्र मतलब समझ लो कि इसके बाद से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा जानकारी के लिए आप ग्रुप्स वगैरह में लोगों के रिव्यू आते हैं, उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनके पास किताबें पहुंची हुई हैं। ठीक है, और जिनके पास पहुंच रही हैं वो प्लीज अमेजन पर भी जाकर के रिव्यू और रेटिंग जरूर दें, जिससे बाकी लोगों को पता चल पाए इस बुक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में नाविक आनंद ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। 34वां अभी किंग्स कप रेगाटा आयोजित हुआ और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे इंडियन सेलर आनंदी विंस गोल्ड मेडल एट किंग्स कप रेगाटा। ओके, कहां पर आयोजित हुआ? फुकेत, थाईलैंड में आयोजित हुआ। ये 1987 से ही आयोजित किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है फुकेत में ही। ठीक है, थाईलैंड में ही। अच्छा, एक चीज और, ये है रेगाटा। नाविक, नाविक मतलब समझ रहे हो जो नौका चालन होते हैं, तो उनसे संबंधित एक खेल है कह लो। तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही सुने थे, पढ़े थे कि भारत और श्रीलंका के बीच में भी बोटिंग टूर्नामेंट हुआ था, जो कि बहुत पुराना होता आ रहा है, यानी दुनिया का दूसरा पुराना टूर्नामेंट है इसका, बोटिंग का। तो उसमें 2 प्रकार के इवेंट होते हैं, एक महिलाओं का, एक पुरुषों का। तो महिला वाला जो मद्रास बोटिंग क्लब है ना, उसने अभी मद्रास कोलंबो रोइंग रोगाटा जीता था। नाम उसका मद्रास कोलंबो रोइंग रोगाटा है। तो महिलाओं वाला जो जीता वो महिला मद्रास बोटिंग क्लब ने, यानी कि भारत ने जीता। और पुरुषों वाले में अगर बात करें तो पुरुषों की श्रेणी को जीता श्रीलंका ने।
और उसकी टीम का नाम था कोलंबो रोइंग क्लब। ठीक है, तो कोलंबो रोइंग क्लब ये पुरुषों वाली जीती है, महिलाओं वाला जीता है कौन सा, महिला मद्रास बोटिंग क्लब। अच्छा, अगर महिलाएं जीतती हैं तो उनको मिलती है अड्यार ट्रॉफी, अड्यार ट्रॉफी। और अगर पुरुष जीते हैं तो उनको क्या मिलता है, पुरुष जीतते हैं तो उनको मिलता है दीपम ट्रॉफी। दोनों ही याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ किया गया। अब देखो ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ COP15 जिसे कहा गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन दोस्तों कनाडा में हुआ। ये होना था चाइना में, एक स्टेज तो इसका चाइना में इनफैक्ट हो भी गया, लेकिन चूंकि वहां पर अभी भी कोविड-19 फैला हुआ है, इस वजह से अगला इसका जो स्टेज है वो कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि कनाडा में भी चाइना ही जाकर के आयोजित कर रहा है। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन होगी, सर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने COP27 पढ़ा था, वो क्या था। बिल्कुल आपका जायज है पूछना। COP27 जो आप पढ़े हो या COP26 पिछले साल पढ़े थे, अब अगले साल COP28 पढ़ोगे, ये जलवायु परिवर्तनों पर था, क्लाइमेट चेंजेस पर। और यहां पर क्या है, जैविक विविधता पर, बायोडायवर्सिटी पर है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पर यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जैविक विविधता पर अभी हम लोग 15वां संस्करण तक पहुंचे हैं और यहाँ पर जलवायु परिवर्तनों पर 27 संस्करण हो चुके हैं। अभी 27वां वाला कहां पर हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। यूएन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया जा रहा है, 7 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। क्लियर। COP27 वाला कहां पर किया गया था, मिस्र में, इजिप्ट में किया गया था। और COP28 यूएई में किया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में। पिछली बार वाला ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला। तो ये मिला है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में टॉप पोजीशन मिली हुई है। अब ये आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन क्या है दोस्तों, अभी आपको अगर पता हो, चर्चे में आप सुन ही लिए होंगे कि आभा कार्ड बन रहा है। आभा कार्ड बन रहा है ना, इसको कैपिटल में लिखो ज्यादा सही रहेगा। आभा कार्ड बन रहा है। ये आभा कार्ड क्या होता है, आभा कार्ड के तहत ये होगा कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खुलेगा आपका। आभा का फुल फॉर्म इनफैक्ट यही होता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसमें होगा ये कि आपके पास जो भी आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हैं ना, या आपको जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, आपका जो कार्ड बनेगा उसमें आपकी पूरी डिटेल उसमें रहेगी। अब इससे क्या होगा कि आप किसी एक स्टेट में इलाज करा रहे हो, आगे चल करके भारत के किसी भी स्टेट में आप जाकर के रहने लगते हो या वहां पर पहुंचते हो, वहां पर इलाज कराना हुआ, तो एक रिपोर्ट आपकी बनी बनाई वहां पर रहेगी कि आप कौन सी दवाई अभी आज के टाइम पर ले रहे हो, आपकी हेल्थ की सिचुएशन क्या है, आपको कौन सी बीमारी है, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या चीजें सूट करती है, क्या चीजें सूट नहीं करती हैं, पिछली वाली सारी रिपोर्ट उसमें रहेगी। तो इससे बड़ी आसानी हो जाएगी, जो अगला वाला डॉक्टर होगा उसको बहुत सारे प्रोसेस से, बहुत सारी चेकिंग से गुजरना नहीं पड़ेगा। वो वही आभा कार्ड में लॉग इन करेगा, सिंपली उसको सारी डिटेल मिल जाएगी आपको और उसी के अनुसार आपको मेडिसिन दे देगा। तो ये है आभा योजना। अब आभा योजना के तहत आईडी बन रही है, सबकी आईडी बन रही है, सबको उसमें लिस्ट किया जा रहा है। तो उसी आईडी जनरेशन में टॉप पर है जम्मू कश्मीर अपना। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये देख लो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और आभा जो है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्या, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्लियर है। तो इंडिया को डिजिटली करने के लिए ये पूरा डिटेल यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू किया गया था आभा कार्ड बनना। ठीक है ना, चलो, तो ये भी चीजें हैं, डिटेल है। अच्छा, एक चीज और, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के जश्न के दौरान टेली परामर्श की श्रेणी पुरस्कार भी इसे मिल गया है, जम्मू कश्मीर को ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला, हाल ही में किस थीम के साथ 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। यूनिसेफ दिवस, यूनिसेफ एक्चुअली में 11 दिसंबर को ही 1946 में स्थापित हुआ था, 1946 में। इस वजह से यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम पूछी गई, थीम है इस बार की ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। ठीक है, ये है इस बार की थीम यूनिसेफ दिवस की। यूनिसेफ क्यों स्थापित किया गया, यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड। दोस्तों हुआ ये, जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ था 1945 में, 1945 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1946 में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहां पर बच्चे अनाथ हो गए थे, या बच्चों की शिक्षा, बच्चों की आगे की जो स्वास्थ्य है, इन सब पर ध्यान देने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी।
उनके लिए ये एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा किया गया, एक इमरजेंसी फंड के लिए एक संगठन बनाया गया और यही बना यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड। तो इसी के तहत दुनिया भर में जितने भी बच्चे जहां पर जो अनाथ हैं या बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो देश गरीब हैं या बच्चों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ये काम करता है। क्लियर? इसकी अध्यक्ष है वर्तमान में कैथरीन एम रसेल और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मैंने आपसे पूछा था साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहां पर है, वन जीव अभयारण्य ये कहां पर है, ये केरल में है। वर्ल्ड बैंक में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो वो है 189। क्लियर है ना? आज आपको क्या बताना है, आज आपको बता देना है कि मेघालय निम्न में से किस भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा उंगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ डेली आपको प्रोवाइड की जाती है एमजेटी ऐप पर। जाओ एमजेटी ऐप डाउनलोड करो, फ्री में क्विज, फ्री में पीडीएफ डिटेल वाली ये प्राप्त करो। ठीक है, इसके अलावा आप वन लाइनर भी प्राप्त कर सकते हो। डेली वन लाइनर 1 मिनट में आप रिवीजन आपको कराता है। तो डेली वन लाइनर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।